नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एमजीएस मित्रा। स्वागत है आप सभी लोगों का कंपटीशन ग्रुप चैनल पे। प्रेजेंट टाइम जो आपको टॉपिक मिलने वाला है वो है ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, और यहाँ पे कंटेंट के साथ में इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सारी चीज़ों को एक साथ ही डिस्कस करेंगे। और जो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम से संबंधित आपको एक्सेसरी अर्जन है, मैकेनिज्म है, डिजीज है, ये सारी बातें अभी इसी स्लाइड में आपको मिल जाएंगी। और ये सेशन थोड़ा सा लंबा चलेगा, काफ़ी अच्छा है, लेकिन उम्मीद करूँगा कि इंटरेस्टेड बना रहे। जैसे टकलू लड़का खड़ा हुआ है, इसके पीछे देखो वेन्स में चल रही आपको ब्लड वेसल्स के अंदर ढेर सारी ब्लड सेल्स दिखाई दे रही हैं, जिसपे आपको ये समझ में आ गया होगा कि आज जो कुछ होने वाला है वो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम से ही संबंधित है। अच्छा, यहाँ पे ब्लड वैस्कुलर और सिस्टम, ये तीनों वर्ड जो आपको दिख रहे हैं, इन तीनों वर्ड का मतलब क्या समझिएगा। ऐसा मान लो कि हम कहें कि ब्लड क्या है, तो ब्लड को भी आपको समझना है। वैस्कुलर का मतलब ये है कि इसके अंदर आपको वैस्कुलर सिस्टम यानी कि वेसल्स को समझना है, और साथ ही साथ में इस पूरे सिस्टम का कोऑर्डिनेशन समझना। कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि वो कैसे काम कर रहा है, कौन कौन लोग मिलकर काम कर रहे हैं, कौन कौन से लोग इससे संबंधित हैं। स्पेशली लोग का मतलब आदमी नहीं है, लोग का मतलब यहाँ के जो सिस्टम में चीज़ें क्लियर हो रही हो। अच्छा, मैं पहले भी जितने भी लेक्चर दिया हूँ उन सब में मेरी ह्यूमन फिजियोलॉजी में एक आदत रही है कि मैं जब भी पढ़ाता हूँ तो ह्यूमन फिजियोलॉजी किसी भी चैप्टर में, किसी भी सिस्टम में सबसे पहले हम एक्सेसरी ऑर्गन को बताते हैं कि मतलब इसमें कौन कौन से ऑर्गन काम कर रहे हैं। तो इसकी मैकेनिज्म बताते हैं कि इसमें काम क्या कैसे होगा, और संबंधित तंत्र से कुछ बीमारियां जो होती हैं उनको भी उसमें डिस्कस कर दिया जाता है। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आज भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। अब जैसे ये समय देखो, यहाँ पे ब्लड वेसल सिस्टम के टाइप के बारे में लिखा है। तो आपसे अगर सडनली कोई पूछ ले कि ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कितने टाइप का होता है, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की हिंदी क्या होती है? भाई, रुधिर संवाहन तंत्र है। ये ना हो कि हम सब कुछ कर दें, आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा। रुधिर संवाहन तंत्र, ठीक है। रुधिर संवाहन तंत्र कितने प्रकार का होता है? तो भाई दो प्रकार का होता है। ओपन टाइप का मतलब होता है कि मान लो कि कहीं, मान लो ये हृदय है और इस हृदय से ब्लड आया और आपके टारगेट ऑर्गन तक पहुंचा, फिर बाद में किसी एक जगह पे खुल जाए, पूरा ब्लड बाहर निकल आए, मतलब कैपिलरी से बाहर आ जाए, फिर बाद में कलेक्ट होकर फिर बाद में यहाँ पे पहुंचा दिया जाए, तो इसको बोलते हैं ओपन टाइप, क्योंकि आपका जो ब्लड था वो एक जगह पे जैसे ओपन हुआ, बाहर निकला। लेकिन क्लोज टाइप में क्या होता है कि क्लोज टाइप में कभी भी ब्लड बाहर नहीं आता। देखो यहाँ पे जैसे ये है, ये इधर से देखो इन, तो यहाँ से ब्लड जाके यहाँ पहुंच रहा है, और इधर से इस तरफ से आर्टरी से होता हुआ ब्लड यहाँ पे आ गया, ढेर सारी आर्टरियों से और खुलते खुलते कैपिलरी बना के फिर बाद में कलेक्ट होकर पहुंच। लेकिन ब्लड कभी ब्लड वेसल से भर नहीं आया, खून उसी के अंदर दौड़ता रहा, जो खून की नलिकाएं हैं, ठीक है। समझ लो पाइप है और उस पाइप में पानी को चला दिया गया है, वो पाइप कहीं खुल नहीं रहा है, और फिर में पानी आराम से घूमता टहलता निकल जा रहा है, फिर घूम को वापस दिया जा रहा है। तो इसको बोलते हैं क्लोज। हम लोगों में जो ब्लड का टाइप होता है या ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का जो टाइप होता है, वो टाइप होता है बेटा क्लोज टाइप। ये जितने भी बड़े जानवर हैं लगभग सब क्लोज टाइप है। ओपन टाइप की बात करें, तिलचट्टा वगैरह में ओपन टाइप होता है, मतलब जो आपके इंसेक्टा वर्ग के हैं, अगर उसमें ब्लड जैसा कुछ है लिक्विड, तो वो हमेशा ओपन टाइप दिखेगा। लैकुनी या साइनस में जाके एक बार खुल जाएगा, फिर कलेक्ट करके फिर से पहुंचा दिया जाएगा हृदय के पास, और वो हृदय बाद में से पंप करके पूरी बॉडी में फिर से। नेक्स्ट है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में हम असल में क्या पढ़ने वाले हैं। एक तो ब्लड पढ़ने वाले हैं, दूसरा ब्लड वेसल्स पढ़ने वाले हैं, और तीसरा क्या पढ़ने वाले हैं, हार्ट पढ़ने वाले हैं। को एक एक करके सारी चीजें देखेंगे। यहाँ पे जो बगल में इमेज बना हुआ है वो क्या है कि ढेर सारी ब्लड पार्टिकल्स जो हैं वो बहते हुए अंदर की तरफ जा रही हैं किसी रास्ते में। इससे समझ में आ रहा है कि इसके अंदर ब्लड ऐसे ही फ्लो करता है। अब ब्लड के पार्ट कितने होते हैं? तो पार्ट होते हैं ब्लड के दो, लेकिन उससे पहले ऊपर सेटिंग में देखो 7.4 पीएच भी लिखा होगा। इसका मतलब है जो ब्लड है उसका पीएच कितना होता है, 7.4 होता है। और 7.4 का मतलब है वो स्लाइटली बेसिक होता है। क्या होता है? स्लाइटली बेसिक। स्लाइटली बेसिक का मतलब होता है बहुत ही हल्का क्षारीय होगा, बहुत ही हल्का क्षारीय होगा, बहुत ज्यादा क्षारीय नहीं होगा, हल्का सा होगा। ऐसा क्यों?
ये जो पैमाना होता है क्षार या अम्ल बताने का पैमाना, उसे बोलते हैं पीएच पैमाना। अभी पीएच पैमाने में मान लो कि यहाँ पे है कोई 0, इस तरफ चल रहे हो 1 2 3 4 5 ऐसे चल रहे हैं। लेकिन ये थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है। ये पीएच पेपर मान लो, और यहाँ पे मैक्स बना देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 7 ये 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, 9 8 ऐसे सारे बन गए। अब इसको समझिएगा, ये पेपर होता क्या है कि 7 पे माना जाता है कि न्यूट्रल है। क्या ये न्यूट्रल है? न्यूट्रल का मतलब इसमें कोई भी बेस चार्ज वाला या एसिडिसिटी या बेसिसिटी दोनों नहीं, एकदम नॉर्मल है जैसे पानी। लेकिन साथ से अगर हम इधर की तरफ चल रहे हैं तो हमें एसिडिटी बढ़ती दिखाई देगी, और इस तरफ चल रहे हैं तो बेसिसिटी बढ़ती दिखाई देगी। मतलब क्षारीयता इधर बढ़ेगी और इधर अम्लीयता बढ़ेगी। अब 7 से 8 के बीच में ही होगा कहीं 7.4। इसका मतलब है 7.4 का मतलब एक बढ़ नहीं पाया है, अंदर ही है। 7.5 भी पूरा कंप्लीट नहीं हो पा रहा, हल्का सा है, क्षारीय गुण आ चुका है। तन तो नहीं है, मतलब कह सकते हो न्यूट्रल तो नहीं, उदासीन तो नहीं है, हल्का सा क्षारीय गुण आ गया है। इसीलिए इस पीएच पेपर में जो 7 से आगे बढ़ेगा वो क्षारीयता को बढ़ाता जाता है, जो 7 से पीछे बढ़ेगा उसे अम्लीयता को बढ़ाने का माना जाता है। अब ब्लड का पीएच कितना है? 7.4, यानी हल्का क्षारीय है। ब्लड में कितने पार्ट हो? ब्लड में होता है एक प्लाज्मा और दूसरा होता है ब्लड कार्पसेल। प्लाज्मा जो होता है वो 55% का होता है, और जो ब्लड कार्पसेल होती है वो होती है 45%। इस तरीके से पूरा ब्लड का कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो 2 पार्ट में बटा रहता है। नेक्स्ट देखते हैं प्लाज्मा। अब प्लाज्मा के अंदर क्या क्या पाया जाता है? ब्लड प्लाज्मा समझ रहे हो? प्लाज्मा का मतलब होता है कि जैसे मान लो आपने ब्लड देखा, ठीक है, और इस ब्लड को मान लो कि एक टेस्ट ट्यूब में रख दिया गया, और थोड़ी देर के बाद देखते हो कि ये यहाँ पे कलेक्ट होके लाल लाल बैठ जाएगा, और ऊपर हल्का हल्का पीला पीला येलोइश कलर का लिक्विड भरा रहेगा। एक येलोइश लिक्विड को बोलते हैं प्लाज्मा। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। और जो नीचे कार्ब सेल बैठ गए हैं इन्हें बोलते हैं ब्लड कार्ब या रुधिर कणिका। और जो प्लाज्मा उसके अंदर क्या क्या पाया जाता है? तो भाई 90 से 92% तो केवल वाटर पाया जाता है, पानी ही भरा रहता है। लेकिन साथ ही साथ इसमें इनऑर्गेनिक साल्ट भी रहते हैं, जैसे कार्बोनेट वगैरह साल्ट रहता है इसमें। तीसरी चीज रहती है प्लाज्मा प्रोटीन, भी इसी प्लाज्मा के अंदर जुड़े रहते हैं। कौन कौन से प्रोटीन है? एल्बुमिन है, फाइब्रिनोजन है, ये बड़ी काम की प्रोटीन है, और साथ में एंटीबॉडीज, ये भी बहुत काम की। एंटीबॉडीज जो होती हैं वो आपको अलग अलग विभिन्न प्रकार के रोगों से सुरक्षित रखती है। जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन है वो ब्लड के क्लॉटिंग के टाइम पे फाइब्रिनोजन पार्ट जो है फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है। जब आदमी जाले बुन देता है और फाइनली उसी ब्लड का खुल जाते हैं, ब्लड का फंस जाती है और खून का थक्का बन जाता है। तो फाइब्रिनोजन भी बड़ी काम की चीज है। अच्छा, एक हिस्सा न्यूट्रिटिव मटेरियल का, उसमें क्या होता है? उसमें जो कुछ भी आप खाए पिए हो, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, विटामिन, ये सारी चीजें आपके ब्लड में घुली हुई चलती रहती है। वो घुलती कहाँ पे? वो घुलेंगी प्लाज्मा में। क्या क्या घुलेगा? ग्लूकोज, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड से ही प्रोटीन का निर्माण होता है, फैटी एसिड, और साथ में विटामिन, ये सारी चीजें होती हैं प्लाज्मा। अब मामला था है कि प्लाज्मा के अलावा जो बच रहा था 45%, वो क्या है? ब्लड कार्पसेल्स है, यानी कि रुधिर कणिकाएं हैं। तो रुधिर कणिकाएं कितने टाइप की होती है इनको भी समझ लीजिए, मैंने यहाँ पे लिख देते हैं। रुधिर कणिका, रुधिर कणिकाएं कितने टाइप की होती हैं? तो वह रुधिर कणिकाएं 3 टाइप की होती है। एक तो होती है लाल रुधिर कणिका, लाल रुधिर कणिकाएं। दूसरा होता है श्वेत रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं, WBC। इसी को एक दूसरे नाम से जाना जाता है, ल्यूकोसाइट। भाई छोटे एग्जाम में तो डायरेक्ट यही पूछ लेता है कि आरबीसी को कॉमनली किस नाम से जाना जाता है? तो आरबीसी को कॉमनली एरिथ्रोसाइट, और श्वेत रुधिर कणिकाएं यानी कि WBC को कॉमनली ल्यूकोसाइट बोलते हैं। जो श्वेत रुधिर कणिकाएं ये फर्दर 2 टाइप की बनाई गई हैं, या मतलब पाई जाती हैं। कौन कौन सी? एक तो है ग्रेन्युलोसाइट, जिसके अंदर ग्रेन्यूल पाए जाते हैं, खुरदरी टाइप की होती है हल्की सी। और दूसरी होती है एग्रेनुलोसाइट, जिसमें ग्रेन्यूल नहीं पाए जाते।
इनका एक फर्दर सब क्लासिफिकेशन है। ग्रेनुलोसाइट्स में 3 चीजें पाई जाती हैं, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। जबकि एक ग्रेनुलोसाइट्स में 2 टाइप की पाई जाती है, एक तो लिम्फोसाइट्स, दूसरी मोनोसाइट। लिम्फोसाइट भी 2 टाइप का हो जाता है, T3 और T4, मतलब टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट, टी में भी T3 T4। तो इस तरीके से इसकी कई सारे ब्रांचेज बनती चली जाती हैं WBC। ठीक है। अच्छा, अब अगर इनके आकार की बात करें तो आकार में ल्यूकोसाइट जो होता है यानी कि WBC सेल, वो थोड़ी बड़ी पाई जाती है। अरे ऐसे समझ लो, ये सुरक्षा का काम करती हैं, अंदर ही अंदर की आर्मी है। ये किसी ससुरे को तभी मार पाएंगी जब खुद बड़ी होंगी। ऐसा थोड़े है कि 38 किलोग्राम वजन की कोई लड़की हो और वो भिड़ जाए किसी को मार पीट पाए। उसे वजनदार होना चाहिए, कम से कम 60-65 किलो की हो तो हमारे मुख का नाक टेढ़ी कर दो। तो WBC भी अगर इम्यून सिस्टम में पार्टिसिपेट कर रही है, मतलब प्रतिरक्षा तंत्र में काम कर रही है, तो हमारी सुरक्षा करने के लिए वो भी तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए। इसीलिए आप जानते रहना, WBC की जो कोशिकाएं होती हैं चाहे जो हों, वो अपेक्षाकृत बाकियों से थोड़ी बड़ी रहती है। ब्लड प्लेटलेट जो है थ्रोम्बोसाइट जिन्हें कहते हैं, उनका काम होता है रुधिर का थक्का बनाना। थक्का बनाने में वो एक मजबूत सा जाल तैयार कर देते हैं जिसमें बाकी काप्सल जाके पास करते हैं। अब एक एक करके हर एक काप्सल को देख लिया जाए। तो आरबीसी जो है एरिथ्रोसाइट जिसे बोलते हैं, वो कैसी होती है, उसके बेसिक फीचर्स क्या हैं, उनके मतलब कह सकते हो कि कमेंट सेक्शन में उनकी क्या क्या चीजें हो सकती हैं, एक कॉमन फीचर, उनको देख लेते हैं। जैसे पहला क्या है, नॉन न्यूक्लिएटेड लिखा हुआ है, मतलब ये क्या है, केंद्रक विहीन। आ केंद्र की भी बोल सकते हो, आ केंद्र की मतलब केंद्रक नहीं पाया जाता। अच्छा, इस पे सवाल कई बार बना है कि मनुष्य की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, किसके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है? तो याद रखना, जो केंद्रक पाया जाता है वो कैमल और लामा के ब्लड में आरबीसी में पाया जाता है। कैमल मतलब ऊंट, और लामा एक लामा जैसा भेड़ जैसा जानवर होता है। खोपड़ी उसकी हरामखोर की थोड़ी सी लंबी रहती है, मुंह देखने में लगता है मुस्कुरा रहा है, मतलब प्यारा सा लगता है यार, अच्छा लगता है बोला वाला, हमारे जैसा। और इसकी लाइफ कितनी होती है? तो आरबीसी की लाइफ होती है 120 दिन। ठीक है। ये पेन कहाँ चली गई भाई, तो दिखती ही नहीं। हाँ, ये दिख रहा है। तो आरबीसी की लाइफ कितनी है? 120 दिन है। मेन काम क्या होता है? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना। किसके साथ ये करता है भाई? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट जो करता है वो आपकी आरबीसी के अंदर बैठा हुआ एक पिगमेंट होता है, जिसे आप क्या बोलते हो, हीमोग्लोबिन। उसी हीमोग्लोबिन में हीम और ग्लोबिन प्रोटीन पाई जाती है। ग्लोबिन प्रोटीन 4 होते हैं, हीम बीच में, यानी कि बीच में पाया जाता है सेंट्रल एटम फेरस। तो ये हो गया फेरस, ये वाला पार्ट हो गया हीम। वैसे चारों तरफ ग्लोबिन चारों तरफ लगी रहती है, और इस हर एक ग्लोबिन से ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन को कैरी करेगा? 4 को। ठीक है, एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को कैरी करेगा। तो इस तरीके से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अगर किसी की आ रही है, तो वो किसकी आ रही है? आरबीसी के हीमोग्लोबिन की आ रही है। ठीक है। अब मामला था कि ये बनते कहाँ पे हैं, आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है? तो भाई ध्यान दो ना, इसमें ऑप्शन में हम 3 चीजें बता चुके हैं, याफ्सैक भी है, स्लेन भी है, और रेड बोन मैरो भी है। लेकिन सीक्वेंस में समझ लो इसे, जब भ्रूण का निर्माण होता है तो यॉर्कसैक में आरबीसी बनती है। लेकिन वही भ्रूण जब धीरे धीरे नवजात शिशु में बदल चुका होता है, तो इस स्प्लीन में यानी कि पिल्ली में यानी कि प्लीहा के अंदर आरबीसी सेल बनती है। और जब वो अडल्ट हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो आरबीसी का निर्माण रेड बोन मैरो में होता है, जो कि हमारे बड़ी बड़ी अस्थियों के साइड में पाया जाता है। ठीक है। अगली चीज देखी जाए कि आरबीसी की संख्या कितनी होती है। तो भाई आरबीसी की संख्या को जानते रहना, इससे भी सवाल बने हैं। यहाँ पे दिया गया है, मेल के अंदर यानी कि पुरुषों के अंदर 50 लाख प्रति मिलीमीटर क्यूब, ये एक आंकड़ा दिया गया है। इसका मतलब क्या होता है? जैसे मान लो कि 1 मिलीमीटर है, ठीक है, मान लो कि 1 मिलीमीटर लंबा, 1 मिलीमीटर चौड़ा, और 1 ही मिलीमीटर मोटाई का कोई एक क्यूब है। इस क्यूब के अंदर भर दिया गया खून। उस खून के अंदर आरबीसी कितनी पाई जाएगी? तो वो 50 लाख के आसपास पाई जाएगी पुरुषों में। लेकिन यही खून अगर भरा हुआ महिलाओं का होता, तो उसमें लगभग 45 लाख की संख्या में आरबीसी पाई जाती है। इसीलिए मेल और फीमेल दोनों को लिखा गया है। मेल में कितने? 50 लाख पर MM क्यूब,
और फीमेल में 45 लाख पर एमएम क्यूब। मेरे समझ में नहीं आता, खून भी कम है, मजबूती भी कम है, लेकिन महिलाएं हर जगह हावी रहती हैं। सही अर्थों में देखा जाए तो परिवार के अंदर हीरो चाहे जो बन जाए, चलती महिलाओं की ही है। अगला है डब्ल्यूबीसी सेल, ल्यूकोसाइट। इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या 1 mm³ के अगर किसी बॉक्स के अंदर भरा हुआ ब्लड देखा जाए तो उस ब्लड में कितनी पाई जाती है? तो उस ब्लड में भाई पाई जाती है 6,000 से लेके 8,000 तक। ये इनकी संख्या होती है, मतलब शरीर के हिसाब से। इससे अगर ज्यादा हो गई तो बोलते हैं ल्यूकीमिया बोलते हैं, मतलब ये कुल मिला के ब्लड कैंसर बन जाएगा। अगर कम है तो ल्यूकोपीनिया बोलते हैं, संख्या कम हो गई है। दोनों कंडीशन में दिक्कत ही दिक्कत है, इसलिए एग्जैक्ट जो फिगर है इसका राउंड फिगर उसी रेंज में होना चाहिए, वही ज्यादा सही है। अगला क्या बोल रहा है? लार्जेस्ट सेल इन द ब्लड, मतलब हमारे रक्त के अंदर ये बड़ी बड़ी कोशिकाएं होती हैं, इनका आकार बड़ा होता है। अभी बताए भी थे क्यों बड़ा होता है भाई, बहुत बड़े बड़े काम है इनके पास, सुरक्षा की जिम्मेदारी लिए बैठे हुए हैं। अब जब सुरक्षा की जिम्मेदारी लिए बैठे तो आकार, साइज और कार्य तीनों में इनको बड़ा होना ही पड़ेगा। मामला था लाइफ को लेकर। लाइफ को लेकर अलग अलग जो किताबें अलग अलग लाइफ स्पान बताते हैं, मतलब कितने दिन तक जीवित रहते हैं, उसको लेकर कई किताबें अलग अलग चीजें बताती हैं। जैसे एनसीईआरटी बताता है कि 8 दिन है, कुछ किताबें बताती कि वगैरह वाडिया वगैरह ये सब बताती 4 से 7 दिन, कुछ किताबें ऐसी भी हैं जो बताती 10 से 13 दिन। तो हमने क्या किया, हमने ये क्लियर मान लिया है कि हम 4 को मिनिमम मान सकते हैं, 13 को मैक्सिमम मान सकते हैं। तो डब्ल्यूबीसी की जो लाइफ होगी 4 से लेकर 13 दिन तक होगी। डब्ल्यूबीसी जो सेल हैं वो कितने टाइप के हैं? ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट, ये अभी कुछ देर पहले डिस्कस भी किए थे। ग्रेनुल पाया जाए तो ग्रेनुलो, नहीं पाया जाए तो ए ग्रेनुलो। ग्रेनुल वाले की संख्या कितनी है? तो भाई ग्रेनुलोसाइट में 3 संख्या है, एसिडोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। ठीक है। ए ग्रेनुलो में कौन कौन से हैं? तो ए ग्रेनुलो में है मोनोसाइट और दूसरा है लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट। अब मामला आता है कि मोनोसाइट और लिम्फोसाइट में जो लिम्फोसाइट्स हैं, क्या उनके भी डिवीजन है? तो लिम्फोसाइट में भी 2 प्रकार है, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। जो टी है इसके भी 2 कैटेगरी हैं, T3 लिम्फोसाइट और T4 लिम्फोसाइट। पता होना चाहिए कि जो HIV वायरस है वो हमेशा जाकर T4 लिम्फोसाइट को टारगेट करता है और इस प्रकार आपके इम्यून सिस्टम को डिस्टर्ब कर देता है और आप हर छोटी बड़ी बीमारी के चपेट में आ जाते हैं और आपका अच्छा खासा नुकसान हो जाता है। याद रखिएगा, कभी भी एड्स का पीड़ित व्यक्ति एड्स की बीमारी से या HIV वायरस के कारण नहीं मरता, बल्कि उसके द्वारा कमजोर किए गए प्रतिरक्षा तंत्र का रिजल्ट ही आता है कि वो हर छोटी बड़ी बीमारी उसके लिए लाइलाज या जानलेवा बन जाती है। तो इस प्रकार वो उन बीमारियों के चक्कर में मरता है। यहाँ पे देखो कई सारे जो सेल हैं वो बनाई गई हैं डब्ल्यूबीसी की। मेगा कैरियोसाइट है, मतलब इसके अंदर न्यूक्लियस बड़े बड़े पाए जाते हैं और ये इस तरीके से अनियमित आकार की पाई जाती है। अगला देखते हैं ब्लड प्लेटलेट। तो आपने क्या देखा? आरबीसी देख लिया, डब्ल्यूबीसी देख लिया। अब आता है रुधिर प्लेटलेट। रुधिर प्लेटलेट्स का काम क्या होता है? रुधिर प्लेटलेट्स का काम होता है कि ये अपनी उंगली नुमा संरचनाओं से, देखो बनी हुई है ना, ये जो उंगली नुमा संरचनाएं हैं, इन उंगली नुमा संरचनाओं से दूसरे की उंगली नुमा संरचना में ये जाके फंसा लेते हैं अपने आप को, और ये फंसाने के साथ एक जाल जैसा बुन देंगे। उसी जाल में जितनी भी ब्लड कैपिलरी से आने वाली ब्लड की सेल्स हैं वो उसमें फंसती जाएंगी और पानी में ब्लीडिंग रुक जाएगी, यानी कि हेमोरेज बंद हो जाएगा और धीरे धीरे वहाँ उतने पे ही सूखना स्टार्ट कर देगा। तो ये सब कंडीशन होती है, इनका एक अपना रोल होता है। ब्लड प्लेटलेट जो काम करता है उसे क्या बोलते हैं? क्लॉटिंग। क्या बोलते हैं इसे? इसे बोलते हैं क्लॉटिंग। तो इसको भी जान लीजिए। क्लॉटिंग का मतलब है खून का थक्का बनना, हिंदी में बोलते हैं थक्का बनना। तो खून का थक्का बनना इसका सबसे प्यारा काम होता है। खून का थक्का बनाने के लिए टाइम ड्यूरेशन दिया जाता है, वो रहता है कि 2 से लगभग 5 मिनट तक समय लगता है। सबका अलग अलग समय होता है और 2 से 5 मिनट के समय में फाइनली ब्लड का थक्का बन जाता है और ब्लीडिंग रुक जाती है। थक्का बनने के लिए कौन जिम्मेदार था भाई? तो यही प्लेटलेट जिम्मेदार हैं, प्लेटलेट जिम्मेदार हैं। और साथ ही साथ में इस प्लेटलेट्स के अलावा विटामिन के भी जिम्मेदार है। कई बार सवाल पूछा गया कौन सा विटामिन है जो
ब्लड के क्लॉट करने में हेल्प करता है, तो विटामिन के है। एक चीज और जिम्मेदार है, वो है कैल्शियम आयन। तो कैल्शियम आयन को भी आप लोग मत भूलना। कैल्शियम आयन, विटामिन के और प्लेटलेट, ये तीनों मिलके अपना एसोसिएट करते हुए ब्लड की क्लॉटिंग करा देती है। इसमें बहुत सारी प्रोसेस चलती है, हालांकि सारी प्रोसेस आपके काम की नहीं है। जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन है वो एक्टिव फाइब्रिन में कन्वर्ट होते हुए जाला बुनते, उससे पहले दो तीन काम और करते हैं हमारे यही तीनों लोग मिलके। तो उन सारी फिजियोलॉजी पास हम नहीं जाएंगे, क्योंकि आप लोगों में सवाल नहीं आते। अगला है ब्लड प्लेटलेट। तो यहाँ पे वही चीज बता भी गई जो हम सुन रहे थे, यहाँ पे दे दी गई मेगा वेरीफाइड से। हाँ, जिंदगी के बारे में थोड़ा सा दे दिया गया है। उनकी लाइफ कितनी है, 1 हफ्ते की है, और 3 लाख पर मिलीमीटर क्यूब में पाई जाती है। हाँ, यहाँ से सवाल बन जाता है। जैसे जब किसी को डेंगू होता है, याद रखिएगा क्या होता है, बीमारी का नाम है डेंगू। डेंगू पर पूछा जाता है कौन सा मच्छर, एडीज मच्छर। इसी का एक दूसरा नाम है एडीज मच्छर का, टाइगर मॉस्किटो। तो इसको भी याद रखना, टाइगर मॉस्किटो की वजह से बीमारी हो जाती है। इस बीमारी का एक अलग से नाम देते हैं, हड्डी तोड़ हड्डी तोड़ बुखार। हड्डी तोड़ बुखार का मतलब भयंकर दर्द शुरू हो जाता है अस्थियों में, और हड्डी तोड़ बुखार का कारण हमेशा और हमेशा है डेंगू वायरस। ठीक है, तो इस डेंगू को फैलाने वाले एडीज मच्छर होते हैं। तो ये सब छोटी मोटी जानकारी है। होता क्या है इसके अंदर, डेंगू जब भी किसी को होता है, तो डेंगू में सबसे बड़ा काम होता है प्लेटलेट का डाउन होना या टूट जाना। और जब प्लेटलेट टूटने लगते हैं तो आदमी कमजोर होता जाता है। हमारे इधर तो इस साइड में जो लोग हैं वो लोग को बताते प्लेटें टूटते, भाई प्लेट नहीं है। गांव वाले लोग उसी अपभ्रंश को बोलना चाह रहे हैं, प्लेट नहीं है बल्कि प्लेटलेट्स हैं। ठीक है, और पाई कहाँ जाती है, ब्लड में पाई जाती है। देखो बन भी रही है सफेद सफेद, ये सारी प्लेटलेट्स हैं, इन्हीं की बात कर रहा हूँ। ये सिक्रेट करेंगे थ्रोम्बोप्लास्टिन, जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करेगा। क्लॉटिंग टाइम 2 से 3 मिनट होगा। रिलेटिव विटामिन विटामिन के है, और विटामिन के साथ साथ में कैल्शियम आयन है। वही सारी चीजें जो बता चुका हूँ। अब ब्लड क्लॉटिंग में देखो, यहाँ पे इस इमेज में बड़ा प्यारा दिखाया गया है कि ये ब्लड क्लॉटिंग होती कैसे। देखो सारी की सारी ब्लड काटकर जो है पेड़ा जैसी है, लाल लाल जाके उसमें फंस गई। और फंसाया कौन है, जाल कौन बुना है, सफेद कलर की जो ब्लड प्लेटलेट्स है वही लोग बुने हुए हैं। तो इसमें कुछ खास काम का नहीं। विटामिन के याद रखना, विटामिन के याद रखना, 2 से 3 मिनट का समय याद रखना, और साथ ही साथ कैल्शियम आयन को याद रखना। ये चीजें हैं जो ब्लड क्लॉटिंग को सपोर्ट कर देंगे। अगला आता है ब्लड ग्रुप। तो मानव में ब्लड ग्रुप अगर देखा जाए तो उसका बड़ा बवाल रहता है, खास करके हॉस्पिटल में जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, खून को चढ़ाना उड़ाना होता है, तो बड़ा दिक्कत होती है। कौन सा ब्लड ग्रुप है, कैसे होगा। अब तो बड़ी सहूलियत हो गई, ब्लड बैंक में जाओगे किसी भी ब्लड ग्रुप के हो, वो जाके जमा कर दो, और आपके मरीज के अकॉर्डिंग आप अपना ब्लड ले लो और जाके अपने मरीज को चढ़वा दो। तो इस तरीके से वहाँ पर सुविधाएं। तो शुरुआत में ऐसी चीजें नहीं थी, कम देखते थे, कुछ भी किसी का भी ब्लड चढ़ा देते थे। अगर बच गया तो अच्छी चीज, नहीं बचा तो मर जाने दो। अच्छा, उसमें फिर बाद में धीरे धीरे ये लोग समझ पाए कि ब्लड चढ़ाने से पहले हमें याद रखना है, नजदीकी आदमी का चढ़ाएंगे तो ज्यादा फायदा करेगा। तो नजदीकी आदमियों का इससे नुकसान नहीं करता था, ब्लड ग्रुप लगभग से मिल जाता था, लेकिन फिर भी मौतें होती थी। तब फिर पता लगाया गया इशू क्या है। तो इशू में यह समझ में आया, ब्लड ग्रुप जो है वो हमारी आरबीसी सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर पाए जाने वाले एंटीजन के अकॉर्डिंग ब्लड ग्रुप बनता है। अगर उसमें एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप ए, एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप बी, एंटीजन दोनों है, ए और बी दोनों है, तो इसलिए इसका नाम होगा ब्लड ग्रुप ए बी। अगर एक भी एंटीजन नहीं है तो उसको बोलते हैं ब्लड ग्रुप ओ। एंटीजन क्या होती है, वो ग्लाइकोप्रोटीन होती है। कहाँ पाई जाती है, आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाई जाती है। ए और बी के नाम पर होते हैं, दोनों पाई जाएंगे तो ए बी, एक एक पाई जाएंगे तो जो पाई जाएंगे उसका नाम, नहीं पाई जाएंगी तो ओ। एंटीबॉडीज जस्ट इनका उल्टा होता है। इसको ऐसे समझ लो कि ये सिक्योरिटी गार्ड है, और आपसे बोला जाए कि हमने सिक्योरिटी गार्ड मैंने रख लिया है, और उसका सिर्फ काम है कि लाल सदरी पहनने वाले लोगों को रोक देना। तो सिक्योरिटी गार्ड किसके अगेंस्ट है, लाल सदरी के अगेंस्ट। ऐसे ही यहाँ पे एंटीबॉडीज है, जिसके अगेंस्ट होगी उसको अपने ब्लड में नहीं आने देगी। तो अगर मान लो किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें एंटीजन क्या होगा, ए होगा। तो अगर एंटीजन ए होगा तो एंटीबॉडीज कभी भी ए नहीं होगा, एंटीबॉडीज स्मॉल डी होगा। एंटीजन को क्या करते हैं, एंटीजन को कैपिटल से लिखते हैं और एंटीबॉडीज को स्मॉल से लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे एंटीबॉडीज हमेशा उल्टा रहता है, तभी तो उसको नहीं आने दिया। अगली चीज देखिए, जो ब्लड ग्रुप है ए बी, ये ब्लड ग्रुप बाद में खोजा गया था, किसके द्वारा, डिकैस्टेलो
स्टर्ली के द्वारा। कई किताबों में मैंने देखा है कि एबी के साथ साथ में जो ब्लड ग्रुप ओ है उसकी भी खोज इन्होंने नहीं की, डिकैस्टेलो एंड स्टर्ली ने। लेकिन जो ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ये जो सिस्टम है, इसको किसने खोजा था? तो भाई इसको खोजने का काम कार्ल एंड स्टीनर ने किया था। ठीक है, ये इमेज बना हुआ है, बड़ी बड़ी मूछें हैं, दाढ़ी छुपी जा रही है, अंदर लगता है जैसे पेड़ा वोड़ा चुरा के रख लिया हूँ। ये वही कार्ल एंड स्टीनर, 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप को कॉमनली यही बोल देते हैं, ब्लड ग्रुप जिसने खोजा इन्होंने खोजा। लेकिन जान लेना ए बी और ओ की बात करें तो डिकैस्टेलो एंड स्टर्ली ने इसे खोजा था। अब अगला एक चार्ट, बड़ा प्यारा सा नन्ना मुन्ना सा चार्ट है, समझ लो इसको। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है, ध्यान समझना, अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके अंदर एंटीजन भी कैपिटल में ए ही पाया जाएगा। और पाया कहाँ जाता है एंटीजन? आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाया जाता है। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है, एंटीजन ए है, तो उसमें एंटीबॉडीज कभी भी ए नहीं होगी, बल्कि एंटीबॉडीज क्या मिलेगी? एंटी एंटीबॉडीज बी मिलेगी, वो भी स्मॉल। अगर ब्लड ग्रुप बी है तो कौन सा एंटीजन? बी। और एंटीबॉडी कौन सा? ए। अगर ब्लड ग्रुप ए बी है तो इसका मतलब एंटीजन उसमें दोनों पाए जाएंगे, लेकिन एंटीबॉडी एक भी नहीं होगा। अगर ब्लड ग्रुप ओ है तो एंटीजन एक भी नहीं होगा, लेकिन एंटीबॉडी दोनों होंगे। अब मामला ये आता है कि ऐसे ब्लड ग्रुप को, जहाँ पे लिस्ट में दिए गए हैं, ऐसे ब्लड ग्रुप को कौन कौन आकर ब्लड दे सकता है? तो भैया देखो ध्यान से, किससे ब्लड ले सकते हैं हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, किससे प्राप्त करेगा, किससे प्राप्त करेगा, समझो। इसका ब्लड ग्रुप है ए, तो ए तो इसको दे ही सकता है। क्या बी दे पाएगा? बी नहीं दे पाएगा, क्योंकि एंटीबॉडीज ही बैठा है, बवाल हो जाएगा, एक ग्लूटिनेशन, झगड़ा फसाद, लड़ाई मुक्का लात मुक्का चल जाएंगे, एक दूसरे कमर उमर तोड़ देंगे, है ना, दिक्कत है। तो एंटीबॉडीज यहाँ पे कौन सा है? स्मॉल बी, तो इसका मतलब है एंटीजन ए नहीं जाना चाहिए अंदर। ठीक है, एंटीजन जाना चाहिए ए, लेकिन बी नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पे ब्लड ग्रुप ए वाले को ए दे सकता है, बी नहीं देगा, ए बी भी नहीं देगा क्योंकि उसमें भी बी एंटीजन होगा। अब ओ देगा, ओ के अंदर कोई एंटीजन नहीं है। या तो ए दे या तो ओ दे, बी के साथ कहानी करोगे तो बी में भी यही कहानी है, उसको या तो बी दे या तो ओ दे। अब जब मामला आएगा ए बी का, तो इसको कौन दे सकता है? ए भी दे सकता है, बी भी दे सकता है, ए बी भी दे सकता है, और ओ भी दे सकता है, मतलब ये सबसे ब्लड रिसीव कर सकता है। अगर ब्लड ग्रुप ओ की बात करें तो वो में भाई एंटीजन एक भी नहीं होते, लेकिन एंटीबॉडी दोनों होती हैं। जब दोनों एंटीबॉडीज हैं, अगर ए दे दोगे ब्लड ग्रुप तब भी डिस्टर्ब, अगर ब्लड ग्रुप बी दे दोगे तब भी दिक्कत। तो इसीलिए ऐसी कंडीशन में इन्हें केवल और केवल ब्लड ग्रुप को ही मिलेगा, दूसरा कोई नहीं। हाँ, अगर नेगेटिव पॉजिटिव की बात करें तो जो सर्वदाता ग्रुप है वो यहाँ पे कौन सा दिख रहा है? वो दिख रहा है। लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव देखते हुए ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव जो होगा वो ज्यादा सर्वदाता होगा, ओ नेगेटिव। ओ पॉजिटिव की भी अपेक्षा ये ज्यादा दाता माना जाएगा। ऐसे ही अगर ए बी की बात करें तो ए बी में ब्लड ग्रुप जो ए बी है वो भाई सर्वग्राही है, लेकिन अगर ए बी के साथ में ए बी पॉजिटिव लगा दें तो ये सबसे ज्यादा सर्वग्राही है और नेगेटिव दाता है, और ए बी पॉजिटिव रिसीव करने वाला है। अच्छा, बता सकते हो कि मध्यकाल में कौन सा ऐसा दाता था जो बहुत दान मान करता था, बड़ा लोग खुश रहते थे? तो भाई वो है ए बक, या लाख बक, हाथी वाला बक, कील बक, पता नहीं कौन कौन से बक थे। तो उस ससुरे को भी याद रखना, वो भी ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव ही था अपने आप का। अगला है आर एच फैक्टर, इतना प्यारा बंदर, ये तो साला दिलासा लगता। ये जो बैठा है आर एच फैक्टर के लिए जो बंदर दिखाया गया है वो है रीसस बंदर, जान लो। फर्स्ट टाइम डिस्कवर हुआ था ये रीसस बंदर अफ्रीका में 1937 में, इसके अंदर आर एच फैक्टर देखा गया था, इसीलिए इसका नाम भी आर एच फैक्टर या रीसस फैक्टर। यह लगभग, इसकी जो प्रेजेंस रेट है वो लगभग बताई गई है कि ये 80% लोगों में पाया ही जाता है। मतलब जब भी ब्लड ग्रुप पूछोगे तो बताएगा पॉजिटिव, जैसे बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव। मतलब पॉजिटिव का मतलब है कि जो ब्लड ग्रुप था उसके साथ में लगा हुआ है आर एच भैया, तो आर एच भी उसके अंदर पाया जाता है। तो ये हो गया रीसस फैक्टर। मान लो कि कोई ऐसी शादी हुई जिसमें जो मेल कैंडिडेट है, मेल कैंडिडेट का मतलब जो पुरुष है, वो पॉजिटिव करेक्टर ब्लड ग्रुप को लेकर, और अगर फीमेल की बात करें तो वो नेगेटिव करेक्टर ब्लड को लेकर। अगर इन दोनों में शादी हो गई तो इन दोनों में शादी होने के बाद जो बेबी प्लान करेंगे
उस बेबी के प्लान करने में बेबी हमेशा पॉजिटिव करेक्टर को लेकर आएगा, क्योंकि ये डोमिनेंट करेक्टर है और उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा। और इस वजह से महिला चूंकि नेगेटिव थी, तो वो इस पॉजिटिव के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना लेगी अपने अंदर। और जब एक बार एंटीबॉडीज बन गया, तो दूसरी बार अगर दोबारा बेबी प्लान करते हैं, तो या तो उस बच्चे के अंदर ब्लड से रिलेटेड ढेर सारी बीमारी आ जाएंगी, या फिर बच्चा डिलीवरी से पहले ही मर जाएगा। तो ये दिक्कतें आती है। इसलिए भाई पंडित जी से कुछ मिलवाओ ना मिलवाओ, कुंडली मिले, 36 गुण मिले या ना मिले, लात मुक्का चल जाएगा घर पे अगर 36 गुण मिले तब भी। लेकिन ये चीज ये जरूर मिला लेना कि ब्लड ग्रुप क्या है। क्या पॉजिटिव नेगेटिव का कॉन्जुगेट तो नहीं है जिसमें पॉजिटिव पुरुष और नेगेटिव महिला हो। अगर ऐसा तो भाई शादी को अवॉइड कर देना, नहीं तो रोगन कैप्सूल और जो टैबलेट आते हैं खा खा के जिंदगी काटोगे। क्योंकि एरिथ्रोब्लास्टिस फीटैलिस बचाने के लिए बहुत नौटंकियां करनी होती है। पहले तो इसके लिए कोई इलाज ही नहीं था, अब तो है लेकिन समस्याएं नहीं। ठीक है, यहाँ पे बनाया भी गया है। देखो ये बच्चा जो है, ये बच्चा देखो पॉजिटिव दिखाया गया है, देखो ना पॉजिटिव है ना। और फिर महिला उसको नेगेटिव साइन दिखाया गया ब्लड ग्रुप में। और उसके बाद में जब ये बच्चा था अंदर, तो अंदर ही अंदर उसने एंटी आर एच एंटीबॉडी को क्रिएट करवा दिया। ये एंटी आर एच एंटीबॉडी की वजह से जैसे ही दोबारा ये बेबी प्लान करेंगे, वो तुरंत इससे एग्लूटिनेशन करवा देगा, पूरी ब्लड को खा जाएगा। ऐसी कंडीशन में इस बच्चे को गंभीर एनीमिया की बीमारी आ सकती है, या महिला या बच्चा दोनों मर सकते हैं। तो एक कंसेप्ट तो कंप्लीट हो गया इतनी देर में कि ये ब्लड वाला जो सिस्टम था, ब्लड क्या है, ब्लड के कितने टाइप हैं, ब्लड के अंदर कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट हैं, ये कंपोनेंट कौन कौन से हैं, सब कुछ बातचीत चल गई। अब इस सिस्टम का दूसरा पार्ट है हार्ट, यानी कि हृदय। तो हृदय पर भी थोड़ी बहुत बात कर ली जाए। धड़क कितना ससुरा रहा टिके टिके यार, बड़ा प्यारा लगता है, लगता है जैसे जिंदा ही बैठा। चलो ठीक है मैडम, देख लेना अपने हिसाब से। तो हार्ट जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है मायोजेनिक हार्ट और एक होता है न्यूरोजेनिक हार्ट। इन दोनों का अंतर समझना। मतलब ये है कि इसके अंदर जो करंट तैयार हो रहा है, जो इसको धड़कने के लिए मजबूर कर रहा है, वो करंट जो आ रहा है, वो करंट अगर तंत्रिकाओं के माध्यम से आ रहा है, तंत्रिका तंत्र उसे खुद मतलब इनको इनिशिएट करने के लिए बोल रहा है, तो उसको बोलते हैं न्यूरोजेनिक हार्ट। मतलब न्यूरोजेनिक हार्ट के अंदर जो करंट पैदा होगा, वो तंत्रिका तंत्र के माध्यम से होगा। कुल मिला के इस हार्ट के ऊपर कंट्रोल किसका होगा, इस हार्ट के ऊपर कंट्रोल तंत्रिका तंत्र का होगा। लेकिन जब कोई ऐसा हार्ट हो, यानी कि हृदय हो, जिसके ऊपर तंत्रिका तंत्र का कोई असर ना हो, डायरेक्ट उसकी खुद की मसल्स जो होंगी उसी में कुछ ऐसे सिस्टम पाए जाए, जो इस पूरे काम को, प्रक्रम को तैयार करने के लिए उत्तरदायी हूँ। तो इन सब के वजह से यहाँ पे करंट जो आएगा, वो करंट यहाँ से यहाँ तक आएगा और यहाँ पर नला फिर से आएगा और फाइनली ये तो करंट देता रहेगा। इसे बोलते हैं मायोजेनिक हार्ट। मायो का मतलब है कि वो मस्कुलर लेवल पे वो सारी चीजें इनिशिएट होती हैं, इसको बोलते हैं मायोजेनिक हार्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ह्यूमन हार्ट जो होता है वो 4 चैम्बर होता है। भाई 4 चैम्बर अगर इंसानों का है, तो आपको ये भी जानते रहना चाहिए कि 2 चैम्बर किसका है। तो 2 चैम्बर जो हार्ट है, 2 कोष्ठ वाला या 2 टुकड़ों वाला या दो कह सकते हो जगहों वाला, 2 वेश वाला, बहुत सारे नाम। तो अगर उसकी बात करो तो वो किसका है, तो वो है फिशीज का, यानी कि मत्स्य परिवार का। तो भाई जो मछलियों में हार्ट पाया जाएगा, मछली का हृदय 2 वेश में होता है। क्या होता है, 2 वेश में होता है। अगर रेप्टाइल्स की बात करें, यानी कि रेंगने वाले जो जीव हैं, जिन्हें आप बोलते हो सरीसृप, सरीसृप की अगर बात करें तो उसमें होता है 3 चैम्बर। लेकिन सरीसृप में ही एक सरीसृप और है, ये वो कनवा रहता है, जिसका नाम है घड़ियाल। तो घड़ियाल की कहानी है कि इसके अंदर 4 चैम्बर होता है। ये बड़ा तेज है भैया, ये 4 वेश वाला हृदय रखता है, लेकिन है ये सरीसृप ही, इसको अलग ना रखता। फिर इसके बाद आता है सरीसृप के बाद अब कौन आएगा, अब आएंगे उभयचर। तो उभयचर और साथ ही साथ मैमल्स यानी कि स्तनधारी, इन दोनों में 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। अगर चैम्बर में देखा जाए और ज्यादा संख्या, तो ये कॉकरोच को याद रखना, वो कम कलाकार नहीं, 13 और चैम्बर, बड़ा दिलदार होता है। 3 लड़कियां उसके पीछे पड़ी रहती है। अब थोड़ा सा चैम्बर्ड ऑफ हार्ट में ये वही लिख गया है, 2 चैम्बर्ड मछलियों में, 3 चैम्बर्ड एम्फीबियन और रेप्टाइल्स में, 4 चैम्बर्ड मैमल और एलिगेटर और वो ठीक है। आगे बढ़ते हैं भैया। फंक्शन ऑफ ब्लड को
पूरे की पूरी बॉडी में कन्वे करने का काम जो है, जो सौंपा गया है, वो हार्ट को भेजा गया है। और जो हमारा हृदय है वो धक्का वक्का मार मार के हमारे ब्लड को पूरे शरीर में फैला देता है। ध्यान से देखो, ये ऐसे नोड है जो करंट को उत्पन्न कर रहा है। कहाँ गया भाई, हमारी पेन से सब छूटा जा रहा है। ये है ऐसे नोड, और इसने करंट फैला यहाँ पे, करंट फैला यहाँ पे। तो पहले ये दोनों धड़क गए यानी कि एट्रियम, और उसके बाद में इसने करंट अपना यहाँ पे फैला दिया, इधर इधर चला गया, बोलते हैं वेंट्रिकल। तो पहले आया ये कहाँ पे आया, एट्रियम में या ऑरिकल में, फिर बाद में वेंट्रिकल में चला गया। तो इस तरीके से इसके धड़कने की जो स्टार्टिंग है यही ऐसे नून से स्टार्ट हो जाती है। किससे हो जाती है भाई, ये हो जाती है आपके ऐसे नून से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ हार्ट। तो भाई एक तो है खून को पंप करता है, क्या करता है, रक्त को पंप करता है। पंप करने का मतलब धक्का देता है, पंप करता है। दूसरा देखा जाए हार्ट का फंक्शन, तो भाई खून को तो पंप करता ही करता है, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ पावर जो है वो भी जनरेट करता है। स्पेशली अगर हम बीपी के लेवल की बात करें, ब्लड प्रेशर के लेवल की, तो वो भी कहीं ना कहीं इसके ताकत की वजह से ही वो ब्लड प्रेशर मेंटेन होता है। अच्छा, क्या ब्लड प्रेशर जरूरी है, तो भाई बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्वायरमेंटल जो प्रेशर है या वायुमंडलीय दाब है वो आपको पिकोड़ के एक कांटा बना देगा अगर ब्लड प्रेशर अंदर से काउंटर बैलेंस ना करे। इसलिए ये अंदर से प्रेशर बाहर लगाता है और इन्वायरमेंट बाहर से अंदर लगाता है, और दोनों एक दूसरे से सैचुरेट रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। तो ये भी इसी का काम है। बाकी हार्ट का कभी कभी काम लोगों के मुंह से मैंने सुना है कि किसी को दिल में बसाने का भी काम करते हैं। घंटा हम नहीं जानते दिल फिल कहाँ पाया जाता है, अंदर खून भरा है तक कोई भी आपका सोना बाबू घंटा नहीं होता उसको। अगला देखते हैं ब्लड वेसल्स, मतलब जो ब्लड है वो किसके अंदर से कैरी होगा, कहाँ पे जाएगा। तो उसके लिए दो संरचनाएं हैं हमारे पूरी बॉडी में, एक तो है धमनी और दूसरा है सिरा। क्या क्या है, एक है धमनी और दूसरा है सिरा। भाई सिरा और धमनी में बहुत छोटा सा बेसिक अंतर होता है, जान लो। देखो यहाँ पे जो ये नीली वाली दिखाई गई ना, नीली वाली, वो है सिरा। क्या है वो, सिरा है। इसके साथ देखो नीला दुपट्टा है, पीछे वो पहने हुए बैठी हुई है। और जो ये लाल साड़ी पहने हुए है इसको बोलते हैं धमनी। धमनी के अंदर नोड नहीं पाए जाते। देखो यहाँ पे नोड पाया जा रहा है, मतलब जगह को पूरा बंद कर दिया गया, ढक्कन लगाओ, यहाँ पे ओपन है। तो कोई भी आए ब्लड आराम से चला जाएगा, पूरे बॉडी में जाने के बाद ये कलेक्ट होके वापस आएगा। हम बता कि धमनी और सिरा को अगर हमें पहचानना हो तो किस तरीके से पहचानेंगे। धमनी के लिए लिखा जाता है कि इट इज द मतलब इट इज द कन्वे ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द ऑर्गन। मतलब क्या, मतलब ये है कि ये हमारे हृदय से खून को लेकर हमारे शरीर के अंगों तक धक्का देके पहुंचा देती है। मतलब पहुंचाने का काम करेगी, लेकिन हृदय से लेकर मतलब अंगों तक, हृदय से कलेक्ट करेगी, अंगों तक ले जाएगी। तेरह में क्या कहता है, फ्रॉम द ऑर्गन टू द हार्ट, मतलब ये है कि ये हमारे अंगों से कलेक्ट करेगी और हृदय तक पहुंचाएगी। तो इसको ऐसे समझ लो, अगर हृदय है, हृदय हृदय से दूर जा रही है तो ध्वनि, अगर हृदय की तरफ आ रही है तो क्या हो गई, तेरह। तेरह में कपाट पाए जाते हैं, यहाँ पे देखो कपाट है, कपाट पाए जाते हैं, जबकि धमनी में कपाट नहीं पाए जाते। तो ये कहानी होती है कुछ धमनी और सिरा। कभी कभी आप लोगों ने एक चीज और रटी होगी, धमनी के अंदर शुद्ध रक्त बहता है, तो क्या सिराओं के अंदर कचड़ा वाला ब्लड बहता रहता है, नाली वाली का है क्या। तो भाई ऐसा नहीं है, यहाँ पे शुद्ध अशुद्ध का कॉन्सेप्ट ये है कि जो शुद्ध रक्त है, शुद्ध रक्त के अंदर ऑक्सीजन ज्यादा घुली होती है, और अशुद्ध रक्त जो है उसके अंदर ऑक्सीजन कम होती है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा। तो इस वजह से शुद्ध और अशुद्ध का पैराग्राफ जुड़ा। तो इस पैराडाइम में ये चीज समझ। अगला कुछ बेसिक फैक्ट है। फैक्ट क्या क्या है, जैसे इन्होंने दिया कि जो हृदय की धड़कन, ठीक है, हृदय की धड़कन जो है वो कितनी होती है, तो इन्होंने बताया कि सामान्य पुरुष में या सामान्य व्यक्ति में पर मिनट 72 बार ये धड़कता है, एक मिनट में 72 बार। दूसरा क्या बोला है, ग्राफिकल प्लॉटिंग जो होती है वो हार्ट के रिदम की, उसे क्या बोलते हैं, ईसीजी बोलते हैं। ये बगल में देखो ना, ईसीजी, ये ईसीजी हुई तो है, ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर दिए गए। अच्छा, ईसीजी दो तरीके का होता है, एक होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, अब ये ग्राफ बना हुआ है। एक होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अगर ऐसा समझे तो समझ लेना कि ये उस मशीन की बात कर रहा है
जिस मशीन के अंदर से ईसीजी करवाई गई। ठीक है। अगला एक रहता है स्टेथोस्कोप। ये क्या, ये वही है जो डॉक्टर भोकाल बनाने चक्कर अपने गर्दन में लटकाए रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है ये लटकाए रहेंगे तो हमारी इज्जत बची रहेगी, भले क्लास में कुछ होना है। तो स्टेथोस्कोप का मतलब आला, भाला नहीं। ठीक है, समझ लिया लाला। तो ये है तुम्हारा आला स्टेथोस्कोप। अगला आता है ब्लड प्रेशर। वो नापते किससे हैं, तो बीपी मशीन के लिए एक मशीन आती है स्फेग्नोमैनोमीटर। तो इस स्फेग्नोमैनोमीटर को ही आप लोग बीपी वाली मशीन बोलते हैं, जिसमें पारा भरा रहता है। यहाँ से पारा को दबाते हैं, ये वाला पंप है, इस पंप को दबाते हैं, ये पारा ऊपर की तरफ चलता रहेगा। फिर बाद में धीरे धीरे खोलते हैं यहाँ पे छोटे से वाल्व पे, यही है वाल्व, इसी से खोल देते हैं और ये वो पारा धीरे धीरे नीचे आने लगेगा। इससे तो स्कोप से उसे चेक करते रहते हैं। अगर धड़कन सुनाई देना शुरू हो गई दोबारा तो समझ लो कि वही बीपी था, उतने पे ही रोक के चेक कर लेते हैं। ठीक है। वैसे ब्लड प्रेशर क्रिएट कौन करता है, तो भाई ब्लड का प्रेशर है, और ब्लड का प्रेशर क्रिएट करवा रहा है हृदय, वही काम की चीज है। बीपी नॉर्मली होता है कितना, 120/80 होता है। 120/80 का मतलब है जो सिस्टोलिक होगा, सिस्टोलिक यानी कि जब हार्ट में दबाव देके मतलब अपने आप को सिकोड़ा होगा, तो उस टाइम पे ब्लड का प्रेशर कितना बना, तो 120 mmHg बना। और जो डायस्टोलिक होता है, जब हृदय शिथिल अवस्था में आ जाता है, उसके अंदर आके भर जाता है ब्लड, तो उस टाइम पे जो ब्लड का मेजरमेंट किया जाता है प्रेशर को, वो 80 mmHg। तो इस तरीके से बीपी जो है 120/80 माना जाता है, जो कि सिस्टोलिक बटे डायस्टोलिक। अब अगर इससे ज्यादा हो जाए तो उसे बोलते हैं हाइपरटेंशन, एक भी बढ़ जाएगा तो। हाइपरटेंशन में क्या बोला, मोर देन नॉर्मल, मतलब सामान्य से थोड़ा ज्यादा होगा। एक होता है हाइपोटेंशन, इसमें लिखा बिलो द टेंशन या बिलो द नॉर्मल लेवल, मतलब हाइपोटेंशन में बीपी डाउन हो जाएगा, हाइपरटेंशन में बढ़ जाएगा। सामान्य स्थिति में आप लोगों के इधर क्या बोलते हैं, हाई बीपी लो बीपी। और लो बीपी वाला सर्वर पटकने लगता है, मिर्गी आ गई उसे, जूता मत सिंगा देना, नहीं तो जागने के बाद युद्ध होएगा, तुम जिंदगी भर साफ करोगे उसे। समझ गए। हाइपोटेंशन का मतलब बीपी डाउन होता है, हाथ पैर सब सिकुड़ने लगते हैं, ठंडा फील होने लगता है और कांपने लगती है बॉडी। वो बहुत कुछ कहना चाहता है लेकिन बोल ही नहीं पाता, एक कमजोरी दिखाई देती है। अच्छा, एक नई चीज आप लोगों ने देखा होगा, पल्स रेट। पल्स रेट क्या होता है, कुछ डॉक्टर या गांव के ही लोगों ने देखा होगा, हाथ पकड़ लेंगे अपने घर के लोग, और वो बायोलॉजी का ABCD नहीं जानते हैं, आपकी कलाई पकड़े बैठे हैं। हाँ, तुम्हारा बुखार है भाई, बुखार को आप पल्स रेट से नहीं जान सकते। पल्स रेट ये बताएगी कि आपका ब्लड जो है वो किस तरह से धक्का दिया जा रहा है, उस पर कितना वजन है, कितने पावर है। ठीक है, ये सब चीजें बता सकता है। तो पल्स रेट होता है कितना, 70 से 80 पर मिनट होता है, वही मतलब जितनी बार हृदय धड़केगा उतने बार पल्सेशन होगा, वही है। ट्रैकीकार्डिया का मतलब मोर देन नॉर्मल, वही चीज जो हाइपरटेंशन है उसी को ट्रैकीकार्डिया बोलते हैं, तो जो हाइपोटेंशन है उसी को बोलते हैं ब्रैडीकार्डिया। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बीपी के बढ़ने या घटने के आधार पे कई सारे क्लासिफिकेशन किए गए हैं। नॉर्मल कितना होता है, लेस देन 120 क्या है, ये सारी चीजें बताई गई हैं, तो इसको आप बाद में आराम से पहुंच करके देखें। एड्रेनालिन इशू क्या होता है, एड्रेनालिन बताता है कि अगर आपके अंदर एड्रेनालिन सेक्रेट हुआ तो आपकी हार्ट बीट बढ़ने लगी, हार्ट बीट बढ़ेगी तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो आपके जो ब्रेन की पतली पतली फाइन फाइन जो ब्लड वेसल्स हैं वो भी फट सकती है और ब्लड बाहर आ सकता है। इंटरनली ब्लीडिंग हो जाए उसे बोलते हैं हीमोरेज, और अपभ्रंश रूप में क्या बोलते हैं, ब्रेन हैमरेज। किसी को ब्रेन हैमरेज अगर आस पड़ोस में हुआ हो तो समझ लेना यही कंडीशन गई होगी। ठीक है, तो एड्रेनालिन क्या करता है, जो हमारे हार्ट रेट है उसको बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देगा, जल्दी जल्दी धड़कना फड़कना शुरू हो जाएगा, तो मतलब बुलेट धक रही है। और जब वो तेज धकधकाएगी तो ब्लड को भी जल्दी जल्दी कन्वे कराएगी, और ये ब्लड अगर तेजी के साथ पंप होने लगा तो यही ब्लड जाके आदमी क्या बनाएगा, प्रेशर बनाएगा, और वही ब्लड प्रेशर की वजह से जो ब्रेन के अंदर फाइन फैब्रिक वेसल्स होती है वो फट जाती है। ठीक है, तो ये कहानी है एड्रेनालिन की। अगला हेपेरिन, ये क्या होता है, कौन सी बला आ गई, तो एंटी कागुलेटिंग एजेंट है, हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर खुद से नेचुरली ये पाया जाता है। इसका सिक्रीशन कौन करता है नेचुरली, अगर देखा है भाई जानते रहना, नेचुरली इसका सिक्रीशन बेसोफिल सेल करते हैं। कौन, बेसोफिल। कहाँ पाई जाती थी, ग्रेन्युलोसाइट WBC में, यानी कि श्वेत रुधिर कणिकाओं का ग्रेन्युलोसाइट जो पोर्शन था उसमें एसिडोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल पाई जा रही थी।
तो बेसोफिल सेल क्या करती है, बेसोफिल सेल हिपैरिन का सिक्रीशन करती हैं और वो हिपैरिन एंटी कोगुलेटिंग एजेंट होता है और ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड को क्लॉट करने से रोकता है। अगर यहीं क्लॉट कर गया तो बवाल हो जाएगा, आदमी मर जाएगा। ठीक है। इंडियन कैटल लीच जो होती है, भारतीय जोंक, जो कि हमारे जानवरों को चिपक लेती, खून पीती रहती, उसके लार में हिरुडिन पाया जाता है। ये हिरुडिन भी क्या है, एंटी कोगुलेटिंग एजेंट है और ये अपनी लार उस कैटल के कटे हुए पोर्शन पे डाल देगी, तो इससे वो खून थक्का नहीं बनेगा और लगातार निकलता रहेगा। ये महारानी पीती रहेंगी, मोटी हो जाएंगी और नीचे बैठ जाएंगी जाके। अब कुछ डिसऑर्डर देख लीजिए जो ब्लड से संबंधित है, जैसे थैलेसीमिया। थैलेसीमिया एक इनहेरिटेड बीमारी है, मतलब आनुवंशिक बीमारी है जो परिवार से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होती रहती है। ये थैलेसीमिया होती है, ब्लड वेसल्स में आरबीसी को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देती है। हाई बीपी लो बीपी जो है वो आपको बता ही चुका हूँ। हाई बीपी का मतलब है 120/80 से ज्यादा होना। ठीक है, इसको कह सकता हूँ मोर देन 120/80। और ये क्या कहता है, लेस देन 120/80 एनएमएम। तो इस तरीके से इसे हाई बीपी और लो बीपी कह रहे हैं। देख रहे हो बुढ़ाओ नपना ऐसे बैठे, जैसे लग रहा है कि मार दावल लगा के आए हैं पौवा बन, मार दवा दब दबाए हैं, अपना बीपी चेक किए ले रहे हैं। ससुर ब्रेक ले लो, निपट नहीं हो तुम। सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया क्या होती है, सिकल का मतलब होता है हथिया आकार होना। आपके घर में जो गेहूं काटने वाला हथिया होता है उसी की बात। अगर हथिया आकार स्टेज में आ गई आरबीसी, तो वो आरबीसी का एग्जैक्ट जो काम था वो उस काम को नहीं कर पाएगी। इसी बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। भाई जब आरबीसी है तुम्हारे अंदर, मान लो 62,000 है या 10,000 है, लेकिन काम करने वाले 4 बंदे हैं, तो हम यही तो मानेंगे कि आरबीसी हमारे पास 4 है, 1000 नहीं। तो इस तरीके से जो बाकी है वो डिस्टर्ब करने वाले डिस्टर्बिंग एलिमेंट, फर्जी भीड़ बढ़ाए काम तो करेंगे नहीं। इस बीमारी को बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। एनीमिया इसलिए क्योंकि खून की कमी आ गई ब्लड में, इसलिए आरबीसी की कमी आ गई। क्यों आ गई, क्योंकि वो फंक्शनल आरबीसी नहीं है। ठीक है, ये सिकल सेल में आ जाती है, इसीलिए बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। ये ब्लॉक कर देता है ब्लड के फ्लो को, मतलब जो ब्लड है, खून है, वो बढ़िया आराम से बह रहा था और ये बीच में नाला जाम के देखो, ये है, ये नाला जाम कर दिया। ये ससुरे नाला ही जाम कर देंगे तो खून आगे कहाँ पड़ेगा, हो गया कल्याण। कोरोनरी आर्टरी डिजीज यानी कि पीएडी, ये क्या है, ये कहता है कि जो हमारा हृदय है, हृदय के जो मतलब मांसपेशियां हैं, वो भी कहीं ना कहीं कोशिकाओं से बने हैं और उनको भी इंटरनली रेस्पिरेशन करना है, यानी कि ऑक्सीजन की जरूरत है। तो ऐसी कंडीशन में वो ऑक्सीजन कहाँ से पाएंगे, वो नरिशमेंट कहाँ से पाएंगे। इसलिए जो हमारा हृदय है, उस हृदय की खुद की मसल्स को जो नरिशमेंट है और ऑक्सीजन वो देने के लिए पीएडी यानी कि कोरोनरी आर्टरी आती है। और वो कोरोनरी आर्टरी इस हृदय पे इधर उधर फैली रहेगी और वो ब्लड की सप्लाई करती रहेगी। लेकिन अगर कोरोनरी जो आर्टरी है, उसी आर्टरी के किनारों पे ये फैट की एक लेयर आ जाए, फैटी डिपॉजिट, तो इसके पास जगह कम हो जाएगी और जगह कम होने की वजह से प्रॉपर तरीके से ब्लड को पहुंचा नहीं पाएगी। लैक ऑफ ब्लड, ये ऑर्गन कम काम करेगा या अटैक के ही चांसेस रहते हैं। ये ब्लड की सप्लाई को दिक्कत देता है, पहुंचने नहीं देता। एंजाइना एंड हार्ट फेलियर, ये क्या होता है, अगर किसी व्यक्ति के अंदर हार्ट फेल होता, कहते हैं ना हार्ट फेल हुआ, इसका मतलब भयंकर दर्द करेगा और सीना पकड़ के बैठ जाएगा। तो जो पहले दर्द होता है उसे एंजाइना बोलते हैं। और जो हार्ट फेलियर है, वो हार्ट अपने उस फंक्शनल लेवल पे काम नहीं करता जितना उसको करने के लिए बनाया गया है। यहाँ पे लिखा है टाइप ऑफ चेस्ट पेन काज्ड बाय द रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो टू द हार्ट, मतलब हमारी जो कोरोनरी आर्टरी वो प्रॉपर तरीके से ब्लड की सप्लाई ही नहीं करेगी। और इस कंडीशन में जब ब्लड की सप्लाई होगी नहीं, इस कंडीशन में हार्ट को बहुत सारी समस्याएं फेस करनी पड़ेगी। फाइनली वो हो सकता है डेड पोजिशन में चला जाए। फिर एक कोई एगियो सिस्टम दे दिया, ब्लड ग्रुप है, एंटीजन एंटीबॉडी या डोनर ग्रुप कौन कौन दे, बता चुका हूँ, फिर से नहीं बताऊंगा। अगर तुम्हें पसंद आ रहा है स्क्रीनशॉट ले लेना, समझ लेना, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। आज की क्लास थोड़ी लंबी गई लेकिन मैंने सारी चीज़ों को कवर कर दिया है, तो मैं ये पूरा ब्लड वेस्टिंग सिस्टम कंप्लीट हो गया।